नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल मैंने लेवल 1 का 150 प्रश्नों का टेस्ट अपलोड किया था और उसमें बताया था कि आपके शाम को या फिर कल सुबह मतलब आज सुबह वीडियो अपलोड होगा पूरे 150 प्रश्नों का एसएसटी का। तो ये जो पेपर है इसमें हम साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन के टोटल 150 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, साइको के 30 प्रश्न हैं, जो कल थे वही है साइको के 30 प्रश्न। तो हिंदी के भी 30 है, संस्कृत के भी 30 है और सामाजिक अध्ययन के यहाँ पर 60 प्रश्न ऐड करके यहाँ पर यह पेपर बनाया गया है, जो पूर्ण रूप से लेवल 2 के लिए है साथियों। तो यहाँ पर एसएसटी का ये टेस्ट नंबर 1 है। आपको रेगुलरली मेगा टेस्ट भी मिलेंगे साथियों। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी करेंगे, फिर हिंदी, फिर संस्कृत और फिर सामाजिक अध्ययन। तो चलिए पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आता है ये है शिक्षा शास्त्र व शिक्षण विधियाँ। लेवल 1 वाले भी इसको कर सकते हैं, लेवल 2 वाले भी इसको कर सकते हैं साथियों। तो 30 प्रश्न है, दोनों के लिए कंपलसरी है। 30 में से 30 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर एग्जाम में भी आपको 30 ही प्रश्न करने होते हैं, पात्रता परीक्षा एग्जाम में। तो देखो, पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको 2.5 घंटे में पूरा टेस्ट करवा दिया जाएगा। 2.5 घंटे में पूरा टेस्ट आपको ये करवा दिया जाएगा साथियों। तो कमेंट करके जरूर जाना कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और मानसिक आयु 20 वर्ष है तो वह बालक किस श्रेणी में रहेगा? विकल्प है सामान्य श्रेणी में, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है या प्रतिभाशाली बालक है। यहाँ पर साइकोलॉजी वाला ये अब भाग फर्स्ट है। इसके बाद हम हिंदी के 30 प्रश्न करेंगे साथियों। तो देखो, वास्तविक आयु कितनी वर्ष है? 16 वर्ष। और मानसिक आयु कितने वर्ष है? 20 वर्ष। तो पहले उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी पड़ेगी। अब बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। वहाँ पर मानसिक आयु 20 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है साथियों? 16 वर्ष। तो देखो, 16 का भाग देंगे किसमें? यहाँ पर इसको काट लेते हैं। 4 से ये कट रहा है 5 बार और 4 से ये कट रहा है साथियों 4 बार। अब 4 का भाग किस में दे देते हैं? 4 का भाग दे देते हैं साथियों 100 में, तो 25 बार। इस प्रकार इसकी आईक्यू कितनी निकलती है? 25 इंटू 5 बराबर 125। अब 125 आईक्यू वाला बालक जो मंदबुद्धि तो नहीं रहेगा, ना ही पिछड़ा, ना ही सामान्य। तो फिर हम उसको किस में शामिल करेंगे? प्रतिभाशाली में। तो पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरे 150 प्रश्न पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके पात्रता का परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है उसका पेपर आने वाला है साथियों। तो दूसरे प्रश्न में देखो, विकल्प है पावलोव ने, गिलफोर्ड ने, फ्रायड ने और थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर संबंधवाद के सिद्धांत की बात की जा रही है। पावलोव ने संज्ञानात्मक विकास का पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। गिलफोर्ड ने यहाँ पर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसको बंध या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 में आपके सही उत्तर 4 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण। तो देखो, किसी चीज को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसका सही अर्थ होता है। चीजों को परिभाषित करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यह किससे संबंधित हुआ साथियों? ज्ञान से संबंधित हुआ। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा रचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण, सत्रांत परीक्षा और उपचारात्मक शिक्षण। तो जो रचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। देखो, रचनात्मक और योगात्मक परीक्षण अलग अलग होते हैं। उपलब्धि, निदान और उपचार ये तीनों रचना में आ जाएंगे, रचनात्मक परीक्षण में। लेकिन सत्रांत परीक्षा आपके योगात्मक में आएगी साथियों। योगात्मक परीक्षण का भेद है ये। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 5। यदि किसी छात्र के घर का वातावरण आपराधिक है तो छात्र के किस व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा? सामाजिकता, नैतिकता, आपराधिकता और इनमें से सभी।
देखो, छात्र के घर का वातावरण कैसा है साथियों? आपराधिक है। आपराधिक वातावरण होने के कारण उसमें नैतिकता का अभाव बहुत, मतलब एक तरह से नैतिकता बहुत कम पाई जाएगी, सामाजिकता भी कम पाई जाएगी। उसमें यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होने की बहुत ज़्यादा, एक तरह से कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, संभावना है। इसलिए आपराधिकता विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे तो आपके छठा प्रश्न, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है? डगलस व होलैंड, मॉरिसन व सिम्पसन, बर्नन व बर्ट, और इनमें से कोई नहीं। एक कॉपी पेन लेके और प्रश्न संख्या लिखते जाना और वहां पर देखते जाना कि कौन सा प्रश्न आप सही कर रहे हो, कौन सा गलत। अगर मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हो साथियों, वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हो, वीडियो को रोक करके प्रश्न को पढ़कर आंसर लिख सकते हो और फिर चेक कर सकते हो राइट हुआ या गलत हुआ, तो उससे आपका अच्छे से मूल्यांकन होगा। देखो, उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत को शिक्षक निर्मित भी कहा जाता है। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है साथियों? डगलस व होलैंड के द्वारा। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। आरटी 2009 के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है आरटी 2009 के संदर्भ में? यह 6 से 18 वर्ष के बालकों हेतु है, यह प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा देता है, इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है, और इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और फिर सही उत्तर दीजिए साथियों। तो देख लिया होगा अपने प्रश्न को, अगर टाइम कम लगता है आपको तो वीडियो को रोक भी सकते हो आप। तो 7वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 6 से 18 वर्ष के बालकों हेतु है। यह कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आरटी 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने को भी बढ़ावा दिया गया है और अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा भी आरटी 2009 में दी गई है। ये दोनों सत्य है और पहला क्या है? असत्य। इसलिए पहला विकल्प आपका 7वें प्रश्न में उत्तर होगा। तो 8वां प्रश्न देखेंगे। ब्रेल लिपि की व्यवस्था किन बालकों के लिए उपयुक्त है? ध्यान अभाव वाले बालकों हेतु, मंद श्रवण बालकों हेतु, नेत्रहीन बालकों हेतु, या पठन वैकल्य से ग्रस्त बालकों हेतु? तो ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था साथियों। और ये जो लिपि है, इस तरह की लिपि जो जिन बालकों को दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन जो बालक होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक बात और, तो आपने पिछला जो रीट का एग्ज़ाम है वो भी देखा होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद 5-7 प्रश्नों में गलतियां करती है। तो अगर 150 में से अगर आपको 2-4 प्रश्नों में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हो साथियों, क्योंकि 150 प्रश्न हैं, क्वालिटी वाली प्रश्न हैं। कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार भी किया जाएगा। हालांकि मैंने ये चीज़ देखा है कि भाई गलती नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी सावधानी पूरी रखी है, बट फिर भी अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत? तो 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? बुद्धि का जो सिद्धांत है जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है, कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? सातों 9वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, यह बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। देखो, ये चीज़ याद हो गई होगी आपको कि भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? गार्डनर का। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसका है? स्टर्नबर्ग का। तो एक एक प्रश्न में चाहो तो 4-4 चीज़ें आपको याद हो रही है साथियों, इसलिए थोड़ा फायदा उठाया करो इन चीज़ों का। तो चलिए नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है नगर की समस्या हल करने हेतु, सामाजिक समस्या हल करने हेतु, विद्यालयों की समस्या हल करने हेतु, और इनमें से सभी। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा?
देखो, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय से संबंधित होता है और इसमें विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को ही दूर किया जाता है, न कि समाज और नगर की समस्याओं को दूर किया जाता है। तो विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, एनसीएफ 2005 में नहीं सुझाया गया है। क्या नहीं सुझाया गया है एनसीएफ 2005 में? बालकों के तार्किक चिंतन में वृद्धि को, बालकों के शारीरिक चिंतन में वृद्धि को, बालकों के मानसिक चिंतन में वृद्धि को और बालकों के नैतिक चिंतन में वृद्धि को। इम्पोर्टेंट मैंने कहा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर इसी प्रकार से आपके एग्जामों में प्रश्न आएंगे। 100% गारंटी है मेरी साथियों, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि सेम टू सेम आएगा, बट इसी प्रकार से, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। साथियों, अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। देखो, एनसीएफ 2005 में तार्किक चिंतन, मानसिक चिंतन और नैतिक चिंतन को तो सुझाया है, लेकिन शारीरिक चिंतन क्या होता है साथियों? शारीरिक चिंतन नहीं होता है। शारीरिक चिंतन तो कोई प्रकार ही नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास मस्तिष्काधोमुखी क्रम में होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो जो कथन विकास के बारे में आपको सही नहीं लग रहा है उसका चुनाव कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 12 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे तो देख लीजिए एक बार। तो चलिए आंसर देख लेते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर विकास के बारे में सही नहीं है, क्योंकि विकास की जो गति की दर है वो एक सी नहीं रहती है। कभी विकास मंद गति से होता है तो कभी तीव्र गति से होता है तो कभी सामान्य गति से होता है। हालांकि विकास हमेशा होता रहता है, चाहे मंद हो, तीव्र हो या सामान्य हो, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो आपका प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, प्रक्षेपीय परीक्षण की प्रमुख विशेषता है कि इसमें स्पष्ट उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनुक्रिया नियंत्रित रखी जाती है, अचेतन के विचारों को बाहर निकाला जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपसे इतने दिनों से टेस्ट ले रहा हूँ साथियों, 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है मैंने, 2 दिन 3 यहाँ पर हिंदी, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड की, तो और राजस्थान जीके भी आपके चल रही है। तो देखो, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अब आपके सामने 3 चीज़ें बची है। तो प्रक्षेपी परीक्षण में अस्पष्ट उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, गलत है। अनुक्रिया स्वतंत्र होती है, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि यह नियंत्रित बता रखा है, तो ये दोनों गलत है। इस जो प्रक्षेपी परीक्षण है इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें अचेतन के विचारों को बाहर निकाला जाता है। जो विचार हमारे अचेतन में दबे रहते हैं, अचेतन मन में, उनको बाहर निकालने का कार्य प्रक्षेपी परीक्षण करते हैं। विकल्प 3 आपके 13वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन और दमन। तो देखो, किशोरों में संवेगों को नियंत्रित करने का जो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है वो होता है साथियों शोधन या मार्गान्तीकरण। क्या होता है? शोधन या मार्गान्तीकरण किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। तो विकल्प 3 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, त्वरण का प्रयोग किया जाता है पिछड़े बालकों हेतु, मंदबुद्धि बालकों हेतु, सामान्य बालकों हेतु और प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो बताओ, त्वरण का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है ये भी साथियों। त्वरण का उपयोग जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16, प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है और प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। तो बताइए 16वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर बताना है आपको। देखो, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है? यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि भाई प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली है, तो वो तो समानता का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का थोड़ी है साथियों। अब
प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये तो व्यक्तित्व है, ये अलग प्रकार हो जाता है। यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है, मतलब चेंजेज उल्टा उसका, जैसे मंदबुद्धि की प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली की मंदबुद्धि। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। साथियों 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, विकास वातावरण व वंशानुक्रम की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से और अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप घटता है। अंतः क्रिया किस किस के मध्य होती है, वातावरण और वंशानुक्रम के मध्य। तो साथियों यहाँ पर ये वैयक्तिक भिन्नता का भी नहीं है, बल्कि ये अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत है। अन्योन्य क्रिया का मतलब अंतः क्रिया से लिया जाएगा। विकल्प 4 आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक पक्ष जिसमें यह विश्वास की निर्जीव वस्तु में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में भी सक्षम होते हैं कहलाता है आत्म केंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, जीववाद और अमूर्त चिंतन। तो देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत में 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में एक चीज होती है कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, कि उनमें भी जीवन पाया जाता है। जैसे बालक के पत्थर से चोट लग जाती है तो वो पत्थर को मारने लगता है, जबकि पत्थर को मारने से कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये भी इसके भी लगेगी जब मैं इसको मारूंगा। तो साथियों, यह जीवन जैसे गुण निर्जीव वस्तुओं में जो बालक समझता है वो जीववाद की प्रवृत्ति कहलाती है। विकल्प 3 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा अभिसारी चिंतन से संबंधित नहीं है, स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता और तार्किक चिंतन। तो देखो, अभिसारी चिंतन और एक और नाम सुना होगा आपने, अपसारी चिंतन। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है साथियों। अभिसारी चिंतन समस्या के एक सही समाधान की ओर ले जाता है और इसका संबंध बुद्धि, स्मृति और तार्किक चिंतन से हो सकता है, लेकिन अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है साथियों, सृजनात्मकता से। तो यहाँ अभिसारी दे रखा है, तो अभिसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से नहीं है बल्कि अपसारी चिंतन का है। तो 19वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। 20वां प्रश्न है आपके, एरिक्सन के अनुसार बालक विद्यालय जाना किस अवस्था में आरंभ करते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, उपक्रम बनाम ग्लानि, समग्रता बनाम भग्नाशय और पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में जो सही उत्तर है, विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1-1.5 वर्ष तक चलती है साथियों। तो 1-1.5 वर्ष में तो बालक विद्यालय जाना आरंभ करता नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वहाँ से ये प्रश्न है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रम और समग्रता बनाम भग्नाशय, तो ये तो अंतिम अवस्था है, ये भी आपका आंसर नहीं है। दूसरा या चौथा विकल्प। तो 20वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है साथियों वो रहेगा उपक्रम बनाम ग्लानि। ये आपके बाल्यावस्था की अवधि होती है साथियों, 6 से 12 वर्ष के आसपास की, और यहीं पर बालक विद्यालय जाना शुरुआत में आरंभ करता है। तो 20वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 21वां प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपी विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है या आत्मनिष्ठ विधि है। तो देखो, बाल अंतर्बोध परीक्षण की बात की जा रही है साथियों। CAT क्या कहा जाता है इसको, CAT इसको कहा जाता है। यह व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ में आपके प्रक्षेपी विधियों में आती है। कौन सी विधियों में आती है, व्यक्तित्व मापन की यह एक प्रक्षेपी विधि है। तो फर्स्ट विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न सही करते हैं। टारगेट कितने का रहेगा, कम से कम 120 से 130 के बीच में सही होना चाहिए साथियों। उस अधिगम को क्या कहते हैं जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सकारात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन और संक्रियावाद। तो 22वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा, जिस अधिगम में
ऐच्छिक अनुक्रिया है। ऐच्छिक अनुक्रिया मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो अनुक्रिया हम करते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, परिणामों द्वारा। कि अगर क्रियाओं का परिणाम अच्छा है तो अनुक्रियाओं को दोहराया जाएगा, नहीं तो नहीं दोहराया जाएगा। ऐसा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में होता है, जो कि B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो 22वें में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। साथ 23वां प्रश्न है, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिने के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो जो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत है साथियों, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत तो बिने ने दिया था, और बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। जबकि बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने और बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। तो दोनों को आपको याद रखना है स्पेशल रूप से, ठीक है। बहुतत्व थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि गार्डनर। विकल्प 2 आपके 23वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, उसको क्या कहते हैं? अनुकरण, मॉडलिंग, संज्ञानवाद और समूह परीक्षण। तो देखो, सामाजिक अधिगम की जिस प्रक्रिया में बच्चा कैसे सीख रहा है, दूसरों का प्रेक्षण मतलब अवलोकन करके और उसका अनुकरण कर रहा है, तो साथियों इसको मॉडलिंग की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है। किसकी संज्ञा? मॉडलिंग की संज्ञा बंडूरा के द्वारा दी गई है। इस प्रकार का सीखना किसने बताया है? बंडूरा ने बताया है। तो विकल्प आपके 2 सही है 24वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने की 16 पेय प्रश्नावली किसने दी? आलपोर्ट ने, केटल ने, शेल्डन ने और बिने ने। तो साथियों यहाँ पर जो व्यक्तित्व मापन की एक विधि आती है जिसको कहते हैं 16 PA प्रश्नावली, इसका निर्माण RB केटल ने, रेमंड केटल के द्वारा किया गया था। साथियों इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, गिनती नहीं है, इतनी बार पूछा जा चुका है। मतलब पता नहीं, गिनती तो है, पता नहीं है कितनी बार पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में इसको पूछते हैं। तो 25वें में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। 26वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार वह कौशल कौन सी अवस्था में विकसित होता है जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना? तो स्थूल पेशीय विकास, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था। साथियों 26वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीन पियाजे के अनुसार जिस कौशल की बात की जा रही है, मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की इसमें आवश्यकता होती है, जिसे टहलना। तो साथियों ये जो विकास है ये कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है? स्थूल पेशीय विकास के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर अवस्था तो नहीं दे रखी है, सिर्फ ये टहलना है, तो टहलना स्थूल पेशीय विकास से संबंधित है। बाकी प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसका सही आंसर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चनों में थोड़ी मिस्टेक है साथियों, तो बोनस के लायक आप इसको क्वेश्चन मान सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता और पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो उपलब्धि पूर्व अनुभवों में भी होती है, रुचियों में भी होती है और निर्देशन में भी होती है, लेकिन लिंग में विभिन्नता जो है कि कोई पुरुष है या फिर कोई स्त्रीलिंग है, तो साथियों ये कोई उपलब्धि थोड़ी है कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, ये कोई उपलब्धि नहीं आती है। अतः लिंग में विभिन्नता इसका सही उत्तर होगा। 27वें में सेकंड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में घंटी से लार का आना है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया। तो देखो घंटी से लार का आना, घंटी क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है साथियों, ठीक है। क्या है घंटी? अनुबंधित उद्दीपक। लेकिन घंटी से लार का आना, तो लार का आना क्या है? अनुक्रिया है। और अनुक्रिया कौन सी है? अनुबंधित या अनानुबंधित? अगर भोजन से लार का आना होता तो वो अनानुबंधित अनुक्रिया होती, और घंटी से लार का आना है तो वो अनुबंधित अनुक्रिया रहेगी, CR रहेगी साथियों। ये क्या रहेगी? CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स। विकल्प 2 आपके 28वें प्रश्न में सही है। अब सेकंड लास्ट साइकोलॉजी का प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम हिंदी के चैप्टर को हल करने वाले हैं।
तो 29वां प्रश्न है, बंडूरा का सिद्धांत आधारित है अनुबंधन पर, प्रेरणा पर, प्रेक्षण पर और कोई नहीं। तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो अपना सिद्धांत दिया गया है साथियों, इनका सिद्धांत प्रेक्षण पर आधारित है, अवलोकन पर आधारित है। इनके सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को देखता है, उनका प्रेक्षण करता है, अवलोकन करता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो विकल्प 3 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब साइकोलॉजी का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हिंदी के 30 प्रश्नों को सोल्व करेंगे साथियों। तो चलिए 30वां और अंतिम साइकोलॉजी का प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि और साक्षात्कार विधि। तो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जो हमारी अचेतन मन की विशेषताएं होती है साथियों, इसको ज्ञात करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है स्वप्न विश्लेषण। व्यक्ति के स्वप्न का विश्लेषण करके आप अचेतन मन की विशेषताओं को जान सकते हो। तो विकल्प 3 आपके 30वें प्रश्न में सही है साथियों। चलिए भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। भाग 2 में हम हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखो भाग 2 पे हम आ चुके हैं। भाग 2 आपके भाषा पष्ट हिंदी का है साथियों। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण और शिक्षण के बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 31 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, हिंदी व्याकरण और शिक्षण के। तो जिनके भी रीट लेवल 1 में या रीट लेवल 2 में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, उनके लिए ये उपयोगी रहेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। तो देखो पहला प्रश्न मतलब 31वां प्रश्न है आपके, ज्ञान शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। अब देखो कोई नहीं तो आपका आंसर होगा नहीं। हिंदी में अगर लिंग की बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग चलते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके स्त्रीलिंग होता है और एक होता है आपके पुल्लिंग। हिंदी की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर ज्ञान अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो ज्ञान अच्छा होता है, मतलब 31वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ेंगे। तो 32वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 32 है, साथी का बहुवचन शब्द होगा साथियाँ, साथियाँ, साथियों और साथियों। तो देखो जो साथी शब्द है इसका आपको बहुवचन बनाना है। तो साथियों अगर हम देखें साथी शब्द जो है साथी का साथिया नहीं होता है, यहाँ पर साथियाँ नहीं साथियों होता है। लेकिन साथियों में यहाँ ऊपर जो आपको ये इन दोनों में अंतर लग रहा है, यहाँ ये ऊपर बिंदु लग रहा है, तो ये वाला रहेगा या ये वाला, तीसरा या चौथा विकल्प। 32वें प्रश्न में राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 3, साथी का बहुवचन साथियों होता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। अभाव शब्द का सही अर्थ है कम कीमत, कम वजन, कमी या उपलब्धि। तो देखो अभाव हम कहते हैं, हम अधिकतर कई बार अभाव शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो साथियों इस अभाव शब्द का प्रयोग हम किस जगह करते हैं? जहाँ पर हमें किसी चीज़ की कमी होती है। तो अभाव शब्द का अर्थ कम कीमत, कम वजन या उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि कमी होता है। विकल्प 3 आपके 33वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। तो चलिए 34वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 34, राम ने जीवन में शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण की थी, वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो देखो प्रश्न संख्या 34 में काल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर ये पेपर बना के लाया हूँ साथियों। तो देखो राम ने जीवन में शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण की थी, ग्रहण कर ली थी मतलब भूतकाल, तो चारों ही विकल्प भूतकाल वाले हैं। अब क्या क्रिया अधूरी है? जी नहीं, क्रिया अधूरी नहीं है। तो क्या क्रिया अभी अभी हुई है? जी नहीं, बल्कि ये पूर्ण हुए इसको बहुत समय हो चुका है। तो यहाँ पर ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 4 34वें प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 35 है, सदन शब्द किसका पर्यायवाची है? घर का, परिवार का, समाज का और देश का। तो साथियों सदन शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? सदन का मतलब किससे लिया जाता है? अपना सदन हो सबसे सुहाना, सदन का मतलब घर से लिया जाता है साथियों, ठीक है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 35 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, उत्तम होगा, अगला होगा या आगे होगा। तो अज्ञ जो शब्द है इसका विलोम आपको प्रश्न नंबर 36 में बताना है साथियों।
इसका सही उत्तर देखते हैं तो पिछला का अगला होता है, अधम का उत्तम होता है। अब यहाँ पर पीछे का आगे होता है, लेकिन अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है। तो विकल्प ए का आपके प्रश्न नंबर 36 में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। देखो, कागज में आप राइट और गलत का निशान लगाते चलना और लास्ट में कमेंट करना कि 150 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो प्रश्न नंबर 37 है, जो क्षमा करने योग्य न हो के लिए एकल शब्द है, न क्षमा, अक्षम्य, अपराधी और अक्षुण्य। तो इनमें से एकल शब्द का चुनाव करना है। जो क्षमा करने के योग्य न हो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? देखो, अपराध करने वाले को अपराधी कहा जाता है और जो क्षमा करने योग्य न हो उसको अक्षम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षम्य कहा जाता है। तो 37वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 38 है साथियों, नित्य बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा है? आप, मेरे, कपड़ा और सड़क। तो देखो, नित्य बहुवचन जो सदैव बहुवचन में रहता है उस शब्द का चयन आपको प्रश्न नंबर 38 में करना है। तो साथियों, सड़क, सड़क का तो सड़कों भी हो जाता है, सड़क तो एक वचन है। कपड़ा का कपड़े हो जाता है, ये दोनों बहुवचन नहीं है। आपके पास दो विकल्प बच रहे, आप और मेरे। तो इनमें से जो आप शब्द है ये सदैव बहुवचन में रहता है, ये नित्य बहुवचन शब्द है साथियों। 38वें में प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 39वां प्रश्न देखेंगे। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना और नाराज हो जाना। तो देखो, आंखें फेर लेना जो मुहावरा है इसका आपको सही अर्थ बताना है साथियों। किसी और को चाहना नहीं होगा इसका आंसर, ना ही दूसरी तरफ देखना, बल्कि उदासीन हो जाना इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 में आंखें फेर लेना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है उदासीन हो जाना, मतलब कोई रिप्लाई नहीं देना एक तरह से। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 40वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 40, जातिगत शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है और बहुव्रीहि समास है। तो देखो, जातिगत शब्द का समास विग्रह अगर हम करें तो जाति को गत, ठीक है, जाति को गत शब्द बनेगा। जातिगत कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर साथियों कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद में आपके संस्कृत के 61 से लेकर के 90 तक प्रश्न करवाए जाएंगे और साथियों उसके बाद और आगे पूरे 150 प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं। तो लास्ट में वापस कह रहा हूँ, कमेंट करके जाइए, लाइक शेयर जरूर करें। कम से कम इतनी मेहनत की जा रही है तो 5 जगह वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो ही शेयर करें साथियों। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध शब्द है, निरीक्षण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो निरीक्षण को किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है? 41वें प्रश्न में आंसर बताना है साथियों। नी है प्लस इक्षण, नी में छोटी की मात्रा होती है तो बड़ी की मात्रा को वाले को हम हटा देते हैं। अब निरीक्षण में देखो, नी प्लस इक्षण, तो इक्षण इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात इसमें जो बड़ी की मात्रा लगेगी रे में और छोटी की मात्रा लगेगी न में। तो निरीक्षण इस प्रकार से लिखा जाएगा प्रथम विकल्प में जो है। 41वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, अब आपके पास इसके बाद में 10 जून को मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा साथियों। जैसे 5 जून को मेगा टेस्ट ले लिया तो 10 जून को वापस मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। हर 5 या 6 दिन में आपके एक टेस्ट आ जाएगा मेगा टेस्ट। बीच बीच में तो 3-3 4-4 क्लासें तो मैं वैसे भी डाल रहा हूँ। तो चलिए 42वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, यथोचित शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यथोचित का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा यथा प्लस उचित। शब्द क्या बनेगा साथियों? यथोचित। और यहाँ पर ओ की मात्रा लग रही है, गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो आपके 42वें में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 43 साथियों, 43वां प्रश्न है, आप बाजार जाइए। यह वाक्य अर्थ के आधार पर है। सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है और मिश्र वाक्य है। तो 43वें प्रश्न में थोड़ा सा देख लेना प्रश्न को, फिर आंसर देना आप। तो राइट आंसर बताओ प्रश्न नंबर 43 में कौन सा रहेगा साथियों। अगर आप सरल वाक्य के पे जा रहे हो तो आपका आंसर पूर्णतः गलत है। क्यों है? क्योंकि अर्थ के आधार पर सरल वाक्य जैसा कोई प्रकार ही नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर सरल वाक्य आपका आंसर नहीं होगा, तो मिश्र भी नहीं होता है, ये भी आंसर नहीं होगा।
इच्छा बताई जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा दी जा रही है, अर्थ के आधार पर ये आज्ञावाचक वाक्य का प्रकार है। 43वें में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 44 है, मुझे लगता है कि आप इस बार सफल हो जाओगे। यह वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को वापिस हम हटा देते हैं। देखो, मुझे लगता है कि आप इस बार सफल हो जाओगे, ये जो वाक्य है ये सरल या संयुक्त नहीं है, बल्कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का, क्योंकि यहाँ पर की से वाक्य जुड़ा हुआ है और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो ओनली मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। 15वां प्रश्न, किस समास में उपमेय उपमान संबंध बताया जाता है? अव्ययीभाव समास में, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, या बहुब्रीहि समास में? तो देखो, उपमेय उपमान संबंध की बात की जा रही है। उपमेय उपमान संबंध तत्पुरुष या अव्ययीभाव में नहीं बताया जाता है साथियों, बल्कि कर्मधारय समास में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? कर्मधारय समास में। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है, सभी को पता होगा ये तो 45वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 46वां प्रश्न, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है क्या कहलाता है? विधेय, विस्तारक, वाचक और उपवाक्य। तो देखो, वाक्य में एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है साथियों? कर्ता। तो जो कर्ता के विषय में बताता है साथियों, मतलब जो उद्देश्य के विषय में बताता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको विधेय कहा जाता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताए उसको विधेय के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 आपके 46 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। तो 47वां प्रश्न है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर वह तूफान थमाता। यह वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोई नहीं को हम हटा देते हैं। यहाँ पर देखो, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर वह तूफान थमाता। यहाँ पर वाक्य न तो जुड़ रहे हैं, ना ही आश्रित है, अतः ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। 47वें में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, 48वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ 47वें में थर्ड विकल्प सही रहेगा आपके। प्रश्न संख्या 48, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट एवं अतार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना और व्याकरण का सही उपयोग करना। तो प्रश्न संख्या 48 में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, अगर हम देखें तो लेखन कौशल से जो संबंधित नहीं है वो प्रथम विकल्प में दे रखा है साथियों। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है विषय वस्तु को स्पष्ट एवं अतार्किक रूप से संगठित करना। तो स्पष्ट रूप से संगठित तो किया जाता है, लेकिन स्पष्ट तो किया जाता है, लेकिन अतार्किक रूप से नहीं, तार्किक रूप से संगठित किया जाता है। अतः यहाँ पर जो 48वां प्रश्न है, इसमें जो प्रथम विकल्प है यही आपके लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों ही विकल्प लेखन कौशल से संबंधित है साथियों। तो प्रथम विकल्प 48वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 49 है, फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण विधि किंडरगार्टन में किंडर शब्द का अर्थ किससे संबंधित किया है? माली से, शिक्षक से, कक्षा से और बच्चों से। तो साथियों, किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है? अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। अब फ्रोबेल ने ये जो किंडरगार्टन विधि दी थी साथियों, इस विधि में यहाँ पर एक शब्द आता है किंडर। किंडर का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाता है साथियों? बच्चों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? बच्चों से लिया जाता है। आपके फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 49 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 50वां प्रश्न देखेंगे। जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण की विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि कहलाती है, निगमन विधि कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है, या खंडान्वय विधि कहलाती है। देखो, शिक्षक क्या कह रहा है कि पाठ पढ़ाते समय बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहा है उस समय ही जो उसमें प्रयुक्त व्याकरण हो रहा है उनका ज्ञान बच्चों को करा रहा है। साथियों, आगमन निगमन में तो अलग से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, और भाषा संसर्ग विधि में जिस प्रकार से प्रश्न किया रहा है उसी प्रकार से भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। तो 50वें प्रश्न में भाषा संसर्ग विधि प्रथम विकल्प आपके सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 51वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 51, रसानुभूति प्रदान करना किस शिक्षण में आता है? पद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, गद्य शिक्षण में और नाटक शिक्षण में। तो साथियों, रसानुभूति प्रदान करना इनमें से
व्याकरण में नाटक में तो नहीं आता है, ना ही गद्य में आता है, बल्कि रसानुभूति का गुण आपके पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पद्य के अंतर्गत। जैसे रसानुभूति है, आपके भवानुभूति है, सौंदर्यानुभूति है, ये चीज़ें साथियों पद्य शिक्षण के अंतर्गत चलती है। अतः 51वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प पद्य वाला जो है यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। 51 में प्रथम विकल्प सही है साथियों। तो चलिए 52 वह प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 52 है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो देखो, अर्थ ग्रहण के कौशल का यदि आपको विकास करना है तो अर्थ ग्रहण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है साथियों? मौन वाचन के माध्यम से होता है। मन ही मन में जो हम वाचन करते हैं उसको कहा जाता है मौन वाचन, और इसमें बिना होठों को हिलाए हुए चीज़ों को पढ़ा जाता है और साथियों उसका अर्थग्रहण भी किया जाता है। और यहाँ पर यदि आपको अर्थग्रहण के कौशल का विकास करना है बच्चों में तो मौन वाचन को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अतः 52वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेंगे साथियों। थर्ड विकल्प सही रहेगा मौन वाचन वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, प्रश्न संख्या 53 है आपके, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, दोनों में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। अब बताओ 53वां प्रश्न कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? देखिए, अगर हम विचारों की अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में तो हो जाती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी भी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है साथियों, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो जो विकल्प दे रखे होते हैं उसका ही चुनाव करना पड़ता है। अतः यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनमें विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 54वां प्रश्न देखेंगे। इकाई उपागम के प्रवर्तक इनमें से कौन है? H.C. मॉरिसन है, हर्बर्ट है, अरस्तु है और B.S. ब्लूम है। तो साथियों, जो इकाई उपागम है इसके प्रवर्तक प्रश्न नंबर 54 में पूछा जा रहा है। तो इकाई उपागम के प्रवर्तक H.C. मॉरिसन, हेनरी क्लेव मॉरिसन को माना जाता है। किनको माना जाता है? H.C. मॉरिसन को माना जाता है साथियों। 24वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। 54वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। देखो, हर्बर्ट की तो पंचपदी है, तो 55वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 55, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा देने की प्रणाली कौन सी है? स्वाध्याय विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है और डाल्टन विधि है। तो देखो, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा देने वाली जो शिक्षण विधि है उसको कहा जाता है मॉन्टेसरी विधि, क्योंकि मॉन्टेसरी की समस्त विधियां किस पर आधारित होती है साथियों? ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होती है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 55 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 56वां प्रश्न देखेंगे। हालांकि किंडरगार्टन विधि भी पूर्णतः है बाल केंद्रित विधि है और इसमें भी ज्ञानेंद्रियों को के ऊपर बल दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों का नाम आता है, तो इसीलिए सेकंड विकल्प 55 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्र पठन, संवाद पठन, नाटक पठन और कविता पठन। तो देखो और पढ़ो साथियों, देख करके पढ़ना पड़ता है। जैसे ऊपर आम का चित्र बना हुआ है, किसका चित्र बना हुआ है? आम का चित्र बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है आ। तो देख करके यदि बच्चा पढ़ता है कि भाई ऊपर क्या है? आम है, तो नीचे आम लिखा हुआ है, तो देखो और पढ़ो विधि चित्र पठन पर आधारित होती है। 56वें में आपके जो प्रथम विकल्प है यही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कम से कम 5 जगह शेयर कीजिए साथियों। अगर अच्छा लगे तो आपको ये टेस्ट 150 प्रश्नों का टेस्ट है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर इस पर 20 से 25,000 लोग भी इस टेस्ट को अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरा टेस्ट भी बहुत जल्द लाऊंगा। और रेस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं मिलता है तो फिर छोटे छोटे टेस्ट ही चलाएंगे, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ही नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलता है चीज़ों का। अगर मतलब निकलता है तो रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता और पूर्वाग्रह। साथियों, एक जो अच्छा मूल्यांकन होता है वो व्यापक होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है, उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, उसमें वैधता पाई जाती है, लेकिन पूर्वाग्रह ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होता है। कौन नहीं होता है? पूर्वाग्रह है। विकल्प आपके 4 57वें प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 58वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 58,
निम्न में से कौन सा दृश्य उपकरण है? दृश्य उपकरण है, दृश्य मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, वह उपकरण इनमें से कौन सा है? रेडियो, टेलीग्राम, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो प्रश्न नंबर 58 में राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों, रेडियो दृश्य उपकरण नहीं है, बल्कि रेडियो तो कैसा उपकरण है? एक श्रव्य उपकरण है। आकाशवाणी भी एक श्रव्य उपकरण है और दूरदर्शन आपके श्रव्य दृश्य उपकरण है, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। लेकिन यहाँ पर जो टेलीग्राम है ये पूर्णतः एक दृश्य उपकरण के अंतर्गत आता है साथियों, सिर्फ इसमें दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। तो 58वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 59 की ओर। तो चलिए 59वां प्रश्न देख लेंगे। बालक में हीन भावना से बुद्धि बढ़ती है, बालक सामान्य रहता है, बालक पिछड़ जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखो, यदि बालक के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी साथियों, तो उससे बुद्धि बढ़ेगी थोड़ी, बल्कि बालक पिछड़ जाता है। क्या होता है इससे? बालक पिछड़ जाता है क्योंकि उसमें हीन भावना जन्म ले लेती है। तो तीसरा विकल्प आपके 59वें प्रश्न में सही है। अब जो भाग 2 हिंदी हम कर रहे हैं, इसका हिंदी का अंतिम और 60वां प्रश्न जो है साथियों, उसको देख लेते हैं। इसके बाद भाग 3 में संस्कृत के प्रश्न पढ़ेंगे 61 से लेकर के 90 तक। तो चलिए हिंदी का अंतिम और 60वां क्वेश्चन देख लेंगे। शुद्ध वर्तनी का संबंध है उच्चारण से, वाचन से, आशु भाषण से और लेखन से। तो शुद्ध वर्तनी का संबंध इनमें से किस पर है? 60वें प्रश्न में सही उत्तर बताएं। साथियों, प्रश्न नंबर 60 में जो सही उत्तर है आपके, वो रहेगा विकल्प नंबर आपके प्रश्न नंबर 60 की बात की जा रही है। तो शुद्ध वर्तनी का संबंध यहाँ पर लेखन से रहेगा। किससे रहेगा? लेखन से रहेगा। वाचन मतलब पढ़ना, आशुभाषण बोलना, उच्चारण बोलना, इनसे शुद्ध वर्तनी का संबंध नहीं है, बल्कि लिखने से है। इनसे तो यहाँ पर शुद्ध शब्दों का उच्चारण करने से है। फोर्थ विकल्प आपके 60वें प्रश्न में सही है। ये आपके हिंदी और साइकोलॉजी का तो पार्ट कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट आपके संस्कृत का है साथियों। भाग 3 पर हम आ चुके हैं, जो कि आपके संस्कृत का पार्ट है। यहाँ पर 61 से लेकर के जो 90 प्रश्न हैं, वो आपको संस्कृत के देखने को मिलने वाले हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 61 में क्या पूछ रहा है आपसे? रामानुजम इत्यत्र कह संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। अर्थात ये जो रामानुजम शब्द है, इसमें कौन सी संधि है साथियों? तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अनुजम। क्या होगा साथियों? राम प्लस अनुजम बराबर शब्द बनेगा रामानुजम। इसमें ए प्लस ए का यहाँ पर योग हो रहा है और ए प्लस ए का मिलान होता है, तो उससे आ बनता है। और कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 61 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है, जगतय है इत्यत्र का विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो ये जो जगतय है शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 62 में अगर हम देखें साथियों, तो जगतय है शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 62 में सही है। देखो, विभक्तियों से संबंधित आपके पात्रता परीक्षा में 100% प्रश्न आता है, इसलिए आपको विभक्तियाँ याद करनी ही पड़ेगी। प्रश्न नंबर 63 है आपके, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, अस्य वाक्यस्य अनुवाद है अस्ति। ये जो वाक्य है कि मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इसका अनुवाद क्या होगा साथियों? तो विकल्प है अहम कलमेन पत्रम लिखिष्यामि, दूसरा है अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, तीसरा है अहम कलमेन पत्रम लिखामि और चौथा है अहम कलमेन पत्रम लिखानी। तो देखो, मैं का तो क्या बन जाएगा? अहम बन जाएगा, लेकिन चारों ही विकल्प में अहम है। कलम का कलमेन, कलमेन मतलब कलम से या कलम के द्वारा, तो कलमेन बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर चारों में ही। अब पत्र का पत्रम हो जाएगा साथियों, पत्र से पत्र। अब लिखूंगा जो शब्द है, इसका अनुवाद आपको करना है, क्योंकि अंतर सिर्फ लिखूंगा जो शब्द है इसके संस्कृत रूप में है। तो 63वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इस वाक्य का अनुवाद होता है अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि। विकल्प आपके 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 63 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 64वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकारे वर्तते, लोट लकारे, विधि लिंग लकारे,
लिरिट लकारे और लट लकारे। तो मतलब ये जो प्रदियंते शब्द है साथियों, इस पद में कौन से लकार का प्रयोग हुआ है? ये लोट लकार का रूप है, विधिलिंग लकार का रूप है, लिरिट लकार का रूप है या लट लकार का रूप है? तो 64वें प्रश्न में चाहे तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो आंसर देने के लिए। प्रश्न नंबर 64 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, प्रदियंते अस्मिन् पदे लट लकारे वर्तते। इसमें कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है? लट लकार का प्रयोग हुआ है साथियों। फोर्थ विकल्प 64वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। तो 65वां प्रश्न है, देशी पदस्य विलोम वर्तते विदेही विदेशी विदिशा सर्वाणी। देखो ये जो देशी शब्द है, देशी पद है, इसका आपको विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा? तो देशी का विलोम होता है साथियों विदेशी। क्या होता है? विदेशी होता है। देशी विदेशी, विदेही या विदिशा नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। गति है इत्यत्र क है प्रत्यय है, मतलब गति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कितिन प्रत्यय लगा हुआ है, कत प्रत्यय लगा हुआ है, ति प्रत्यय लगा हुआ है और न को अपि। इनमें से कोई भी नहीं, तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखिए गति शब्द में ति प्रत्यय नहीं है, आपको हिंदी के अनुसार नहीं संस्कृत में अलग प्रकार से चलते हैं प्रत्यय। अब कत या कितिन, तो साथियों गति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कितिन प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। कौन सा? कितिन प्रत्यय। विकल्प आपके एक सही है प्रश्न संख्या 66 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। तो 67वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राप्ति है इत्यत्र क है उपसर्ग है प्र प्रा प्राप और सर्वाणी। तो ये जो प्राप्ति शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रश्न नंबर 67। तो साथियों प्राप्ति शब्द में यहाँ पर प्राप प्रा और प्र इनमें से एक रहेगा, सर्वाणी तो रहेंगे नहीं। प्राप्ति शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है बल्कि प्र उपसर्ग है। प्र प्लस आपति शब्द क्या बनता है साथियों? प्राप्ति। तो इसमें विकल्प नंबर आपका जो 1 है 67वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 68 को देख लेते हैं। अत्युत्तमा इत्यत्र क संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये जो अत्युत्तमा शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? देखो अत्युत्तमा का अगर हम विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा अति प्लस उत्तमा। क्या होगा साथियों? अति प्लस उत्तमा शब्द क्या बनेगा? अति उत्तमा। तो यहाँ पर अति तो ई आ रहा है, यहाँ पर ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो वहाँ पर यण संधि होती है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 69 पर आते हैं। तो आपके 69वां प्रश्न, मनुते इत्यत्र क्रियापदे क है धातु मह मन मान और माँ। देखो ये जो मनुते ये जो क्रियापद है इसमें कौन सी धातु है साथियों? धातु के बारे में आपसे 69वां प्रश्न पूछ रहा है। तो 69वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा मनुते इत्यत्र मन धातु वर्तते। इसमें मन धातु लगी हुई है। कौन सी धातु लगी हुई है? मन धातु। तो 69वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न है, विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह है, मतलब विहार वन का समास विग्रह आपको करना है संस्कृत में। तो विकल्प को देखते हैं। विहाराय वनम, दूसरा है विहारम वनम, तीसरा है विहारस्य वनम और चौथा है विहारेण वनम। तो साथियों विहार वनम जो पद है इसका समास विग्रह होगा प्रश्न नंबर 70 में। राइट आंसर होगा साथियों विहाराय वनम। क्या होगा? विहाराय वनम। विकल्प 1 आपके 70वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। तो 71वां प्रश्न, सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्योद्देश्यम किम, पारायणम कथाकथम उपदेश ज्ञानम घटे समुद्र पूर्णम। तो साथियों अगर यहाँ पर बात करें, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद कर पाते हो तो बड़ी ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, और इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी उत्तर देने में। देखो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4। कैसे है कि जो सूत्र विधि है उसमें जो सूत्राणाम मतलब जो सूत्र होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? पारायण करना, कथा कथन करना, उपदेश ज्ञान देना और घटे समुद्र पूर्णम। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा कथन है इसका सही अर्थ है घटे मतलब घड़ा, समुद्र पूर्णम मतलब गागर में सागर भरना। तो ये जो सूत्र विधि है, सूत्र विधि में जो सूत्र होते हैं साथियों इसका मुख्य उद्देश्य होता है गागर में सागर भरने का। चौथा विकल्प आपके 71वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं।
तो आपके 72वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 72। इच्यु यशा नाम रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कंटय है, दंतय है, तालव्य, ओष्टय है। तो साथियों इच्यु यशा नाम क्या होता है, तालु होता है। तो इच्यु यशा नाम तालव्य, विकल्प 3 आपके 72वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो अकु है विसर्ग नियम कंठय होता है, लिरि तुलसा नाम दंता होता है साथियों, और उपुब्धि नाम ओष्टय होता है, और इचु यशा नाम क्या होता है, तालव्य है। तो विकल्प आपके 3 72वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 73 है, मृच्छ कटिकम पदाशस्य विच्छेदो अस्ति। ये जो मृच्छ कटिकम है इस पद का विच्छेद होगा मृद प्लस छ कटिकम, मृत प्लस छ कटिकम, मृद प्लस श कटिकम और मृत प्लस श कटिकम। तो साथियों 73वें प्रश्न में यहाँ पर मृच्छ कटिकम, यहाँ पर व्यंजन संधि युक्त पद है, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो विकल्प नंबर 4 सही है। मृत प्लस श कटिकम, यहाँ पर त च में बदल जाएगा और श किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा साथियों, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 73 में सही है। मृत प्लस श कटिकम, मृच्छ कटिकम पद का संधि विच्छेद होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं। 74वां प्रश्न है, भूत बली है इत्यत्र समासो अस्ति। क्रमधारीय है, बहुव्रीहि, तत्पुरुषीय है, द्विगु है। तो साथियों भूत बली शब्द जो है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो 74वें प्रश्न में अगर हम सही उत्तर देंगे तो इसका सही आंसर होगा भूत बली है इत्यत्र तत्पुरुषीय है समासो अस्ति, मतलब इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 74वें में आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। तो 75वां प्रश्न है, अंतरा अंतरेण योगे विभक्ति भवती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, मतलब अंतरा अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों। तो प्रश्न संख्या 75 में राइट आंसर देना है। अंतरा अंतरेण के योग में अगर हम विभक्ति देंगे तो साथियों इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जहां पर अंतरा अंतरेण का योग होता है। सेकंड विकल्प आपके 75वें प्रश्न में सही है। देखो इसके नियम चलते हैं, जैसे अंतरा अंतरेण में द्वितीय विभक्ति लग रही है, उसी प्रकार अन्य कई सारे नियम चलते हैं साथियों, किसमें प्रथमा लगेगी, इसमें तृतीय लगेगी, इसमें चतुर्थी लगेगी, इसमें पंचमी लगेगी, भय योगे वैसे बहुत सारी विभक्तियाँ, नियम याद करने पड़ेंगे आपको इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ेंगे। 76वां प्रश्न है, संस्कृतम पाठ्य पुस्तकानि लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकार क है। पतंजलि, पाणिनि महोदय, कात्यायन महोदय और वरदराज आचार्य है। तो साथियों अगर हम देखें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 76 में राइट आंसर देख लेते हैं। तो साथियों 76वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके विकल्प नंबर 4, वरदराज आचार्य संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि जो है लघु सिद्धांत कौमुदी इसके रचनाकार है, मतलब इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, लघु सिद्धांत कौमुदी की वरदराज आचार्य के द्वारा। तो फोर्थ विकल्प आपके 76 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। आपके 77वां प्रश्न, ग्लेयम इत्यत्र प्रत्यय है, मतलब ग्लेयम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, यम प्रत्यय है और अनियर। तो साथियों नी निया नियम युक्त जो शब्दांत होते हैं वहाँ अनियर होता है, तो अनियर तो इसमें है नहीं। अब आपके सामने 3 विकल्प बच रहे हैं। 77वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो कत में तय शेष रहता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। यम या यत, तो साथियों ग्लेयम में यम नहीं बल्कि यत प्रत्यय है। यम देखकर यम प्रत्यय नहीं करना है, इसमें यत प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प 1 आपके 77 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 पे आते हैं। तो चलिए 78 देख लेते हैं। कस्मिन् विदो शिक्षक है, सर्वप्रथम छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थायति। निगमन विधि है, आगमन विधि है, समवाय विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। अब एक बार आप इसका आंसर बताइए, फिर इसका अर्थ करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ अगर मैं अर्थ कर देता हूँ तो उससे क्या होता है साथियों, एक चीज़ और देखना, आपके जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ना यहाँ से, उससे 10 नंबर कम कर लेना मेन एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक तो आप बिना बोझ के, मतलब निश्चिंत होकर के आप आंसर दे रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो यहाँ पर
आंसर दे रहे हो तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, वहाँ आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो कम से कम 10 क्वेश्चन कम कर लेना आप जितने आपके सही होते हैं। इतने क्वेश्चन हम एग्जाम का दबाव जो होता है उसके कारण गलत कर देते हैं साथियों। तो जैसे 130 हो रहे हैं तो यूँ मानिए एग्जाम में 125-20 के आसपास से रहने वाले हो, अगर बिना दबाव के नहीं करोगे तो, और बिना दबाव के करोगे तो देखो यहाँ पर 78 में देखें तो किस विधि में शिक्षक सबसे पहले छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगमन विधि में। एक किस विधि में होता है साथियों ऐसा, जो आगमन विधि है इसमें ही शिक्षक बच्चों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके माध्यम से बच्चों के द्वारा ही निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं। तो 78 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों? दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 79 पे आते हैं तो यहाँ 78 में आगमन विधि सही रहेगा। 79 79वां प्रश्न, हर्बर्टीय पंचपदी प्रथम है सोपानम वर्तते, प्रस्तावना है, तुलना है, सामान्यकरण है, प्रयोगे है। तो साथियों 79 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। जो हर्बर्ट की पंचपदी है इसका प्रथम सोपान कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? तो साथियों तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग बाद में किया जाता है, पहले क्या किया जाता है साथियों? प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है ये हर्बर्ट की पंचपदी विधि का प्रथम सोपान है। प्रथम विकल्प आपके 79 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं तो चलिए 80वां प्रश्न देखेंगे। श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति, आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, पुस्तकम। तो 80वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। 80वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, पुस्तकम। कैसे रहेगा कि श्रवण कौशल का साधनम नास्ति, साधन नहीं है। तो आकाशवाणी भी श्रवण कौशल का साधन है, दूरवाणी भी श्रवण कौशल का साधन है, ध्वनि मुद्रण यंत्र भी श्रवण कौशल का साधन है। लेकिन जो पुस्तकम है साथियों ये श्रवण कौशल का नहीं बल्कि ये तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 4 है 80वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं तो आपके प्रश्न नंबर 81, पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते, ज्ञानम, निमय, भाव, रस च और अभिनय है। तो देखो आपको 81वें प्रश्न में प्रश्न को समझ करके उत्तर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 81 में देखो राइट आंसर देखे अगर हम तो पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते, पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता है कौन सी है? ज्ञान, नियम, भाव, रस और अभिनय। तो साथियों पद्य शिक्षण से जैसे कविता वगैरह इसमें आती है तो इसके अंतर्गत जो इसकी मुख्य विशेषता है वो भाव और रस है साथियों। भावानुभूति, रसानुभूति पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित होती है। थर्ड विकल्प 81 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प आपके सही है। 82वां प्रश्न है, सम प्लस दृश्य प्लस ल्यप कृदंत प्रयोगे संपश्य, संदृश्य, संदृश्य और संदृष्टवा। तो साथियों संदृष्टवा में तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पर ल्यप है प्रत्यय, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब आपके सामने 3 विकल्प है, पहला, दूसरा या तीसरा। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 82 में? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 82 में। देखो सम प्लस दृश्य, इससे संदृश्य प्लस ल्यप, तो साथियों इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपके संदृश्य। दूसरा विकल्प आपके 82 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। आपके 83वां प्रश्न है, पितृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति, पित्रा, पितरम, पित्रे, पित्राय। तो पितृ जो शब्द है इसका चतुर्थी एकवचन रूप क्या रहेगा? 83 में राइट आंसर बताओ साथियों। पितृ शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप होगा पित्रे। क्या होगा? पित्रे होगा साथियों। आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 83 था इसमें विकल्प नंबर आपके 3 सही है। कौन सा विकल्प सही है 83 में? तीसरा विकल्प सही है साथियों। पित्रे जो शब्द है ये पितृ शब्द में चतुर्थी एकवचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं तो आपके 84वां प्रश्न है, स है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खंजे है रिक्त स्थान उचित पूर्ति है करोति, रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कीजिए, पादेन, पादस्य, पादात और पादम। तो साथियों यहाँ पर स है मतलब वह पैरों से लंगड़ा है, इस प्रकार से वाक्य होता है। तो स है पादेन खंजे, इसका सही आंसर होगा। मतलब वह पैरों से कैसा है?
लग रहा है तो येनांग विकार तृतीय विभक्ति, मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है साथियों। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 84 में सही है। मतलब शरीर के अंग विकार में अगर हम बात करें तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स है शीर्षा है खलवाट है, तो स है पादेन है खंजे है, इस प्रकार ये चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। यहाँ विकल्प नंबर आपका 1 सही है 84 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 को देख लेते हैं। 85वां प्रश्न है साथियों आपके, व्यायामम पदे अस्मिने कति उपसर्गाः सन्ति? एक है, त्रय है, द्वे और उपसर्गाः न सन्ति, कोई उपसर्ग नहीं है। देखो ये जो व्यायाम शब्द है इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है साथियों, देखते हैं। इसके टुकड़े करके देखेंगे तो व्यायाम शब्द का निर्माण वी प्लस आ प्लस आयाम, वी प्लस आयाम, तो देखो आयाम, वी प्लस आ प्लस याम, मतलब इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो वी उपसर्ग लगा हुआ है और एक आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो द्वे इसमें तीसरा विकल्प जो है 85 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 86वें प्रश्न को देखेंगे। संज्ञे शक्ति कलो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये सुक्ति से संबंधित प्रश्न है। आपसे सुक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो धर्मय है, कार्य है, युगे है, वर्षय है। तो संज्ञे शक्ति कलो कार्य है, कलो विवर्षय, कलो धर्मय, कलो युगे। तो साथियों संज्ञे शक्ति कलो युगे ये सुक्ति होती है, न कि धर्मय कार्य वर्षय। विकल्प आपके जो 3 हैं 86 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 87वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, संस्कृत भाषायां कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति? भाषण कौशलस्य, व्याकरणं दक्षताया, लेखन कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य। तो प्रश्न संख्या 87 में जो सही उत्तर रहेगा, देखो संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में साथियों? संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसारण, मतलब जो हम कहकर या बोलकर के जो आदेश देते हैं उससे जो कार्य संपादन किया जाता है तो उससे किसका विकास होता है? तो बोल करके हम आदेश दे रहे हैं तो छात्र उसको क्या कर रहे हैं साथियों? सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं मतलब कौन से कौशल का विकास होगा? श्रवण कौशल का विकास होगा। तो श्रवण कौशलस्य 87 में बिल्कुल सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इसमें 87 नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 100% 87 ही सही है साथियों। 87 में 4th विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं। जा साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे तो आपके 88 है, द्विभाषात्मक है, प्रविधि है, आवश्यकम वर्तते अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, गद्य शिक्षणे। अर्थात एक बार आप आंसर बताइए फिर इसका अर्थ बताएंगे। तो 88 में जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1 अनुवाद शिक्षण है। कैसे रहेगा कि जो द्विभाषात्मक पद्धति होती है ये किसमें आवश्यकता इसकी पड़ती है? तो द्विभाषात्मक पद्धति की या प्रविधि की आवश्यकता अनुवाद शिक्षण में पड़ती है साथियों। 88 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 पे आते हैं। तो आपके 89वां प्रश्न है, मानचित्र है कस्य अधिगमस्य साधन है अस्ति, मतलब मानचित्र अधिगम का कौन सा साधन है? तो दृश्य साधनम, श्रव्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधनम को अपि नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों मानचित्र अधिगम का कैसा साधन है? श्रव्य या श्रव्य दृश्य नहीं है बल्कि एक दृश्य साधन है। विकल्प 1 आपके 89 में सही रहेगा। अब संस्कृत का अंतिम और 90वां प्रश्न देख लेते हैं। देखेंगे, मुख्यानि भाषा कौशलानि सन्ति, पंच है नव त्रीणि चत्वारि। तो साथियों मुख्य भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। विकल्प आपके 4 90वें प्रश्न का सही उत्तर है। कौन कौन से? एक तो आपके श्रवण कौशल होता है मतलब सुनना, एक आपके उच्चारण मतलब बोलना कौशल होता है, एक आपके श्रवण उच्चारण, एक आपके पठनम कौशल मतलब पढ़ना, और एक आपके होता है लेखनम कौशल मतलब लिखना। तो इस प्रकार 4 भाषाई कौशल होते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 90वें प्रश्न में सही है। तो देखिए हमने 3 पार्ट को कर लिया है। अब ये जो चौथा पार्ट है ये यहाँ पर आपका SST का है, सिर्फ लेवल 2 वालों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 91 से लेकर के प्रश्न संख्या 150 तक आपके SST के प्रश्न हैं। तो जो भी लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं साथियों निश्चित रूप से इस वीडियो को देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर SST के इस भाग को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाराम साहनी को,
R.S. बिष्ट को, मजूमदार को और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। साथियों, कब की गई थी? 1921 में। याद रखिएगा, स्पेशल प्रश्न है, विशेष प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे और 1921 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 पे हम बढ़ते हैं। तो आपके 92वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है? सितारा, वीणा, इकतारा और बांसुरी। तो साथियों, यहाँ पर जो तत्वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है प्रश्न संख्या 92 में, उसका चुनाव आपको करना है। देखो, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा साथियों, तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। बांसुरी जो है ये तत्वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है, बल्कि बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्रों में आता है। किस में आता है? सुशीर वाद्य यंत्रों में ये आता है साथियों। इसके अलावा जो सितार है, वीणा है, इकतारा है, ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बांसुरी नहीं आती है। तो 92 प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। अच्छा, कमेंट करके जाना लेवल 2 वाले कि 150 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न 93 है, किसे ऋग्वेद में मुख्य संपत्ति माना जाता था? मकान को, महल को, गोधन को और भूमि को। तो साथियों, ऋग्वेद में मुख्य संपत्ति इनमें से किसे माना जाता था? 93वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 3, गोधन, मतलब गायों को साथियों ऋग्वेद में मुख्य संपत्ति माना जाता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वह उसके पास यूँ माना जाता था कि उसके पास उतनी ही अधिक संपत्ति है। तो 93वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 94वां प्रश्न देखेंगे। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 94 में जो आपके सही उत्तर रहेगा, जो समाधि मरण है साथियों, जिसमें जीवित व्यक्ति ही समाधि ले लेता था, वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो दूसरा विकल्प आपके 94 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 की ओर बढ़ेंगे। तो 95वां प्रश्न है, प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध, भागलपुर, पटना और पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर देखिए, बिहार को प्राचीन समय में जिस नाम से जाना जाता था उसका चयन आपको 95 प्रश्न में करना है साथियों। तो प्राचीन समय में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था साथियों? मगध नाम से। विकल्प आपके 95वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 96 है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, मानकता और व्यक्तिनिष्ठता। साथियों, मूल्यांकन की विशेषताओं में वस्तुनिष्ठता सम्मिलित होती है कि किसी प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही हो। व्यापकता होती है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से मूल्यांकन किया जाए। मानकता होती है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता मूल्यांकन के गुणों या विशेषता में सम्मिलित नहीं है। तो 96वां जो प्रश्न है इसमें आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97वां प्रश्न देख लेते हैं। परियोजना विधि के जनक है जॉन ड्यूवी, किलपेट्रिक, स्टीवेंसन और रिचर्डसन। आपके एसएसटी में परियोजना विधि से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो परियोजना विधि के जनक कौन है साथियों? किलपेट्रिक है। किलपेट्रिक को परियोजना विधि का जनक कहा जाता है और यह विधि करके सीखने पर आधारित है। छात्र इसमें कैसे सीखता है? करके सीखता है साथियों। देखो, करके सीखना जो विचारधारा है मूल रूप से जॉन ड्यूवी की है, लेकिन परियोजना विधि किसकी है? किलपेट्रिक की है। तो 97 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर परियोजना विधि का जनक पूछा जा रहा है। 97 में किलपेट्रिक सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 को देखते हैं। तो आपके 98वां प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण में कौन सी सामग्री दृश्य है? चलचित्र, रेडियो, ओपेक प्रोजेक्शन और टेलीविज़न। तो देखो, जो यहाँ पर एक दृश्य सामग्री है साथियों सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत, उस सामग्री का आपको प्रश्न नंबर 98 में चयन करना है। अगर हम बात करें चलचित्र की, तो चलचित्र दृश्य नहीं है बल्कि श्रव्य दृश्य है। इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। रेडियो सिर्फ श्रव्य है,
टेलीविजन श्रव्य दृश्य है और ओपेक प्रोजेक्शन क्या है, सिर्फ एक दृश्य सामग्री है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 98वें प्रश्न में सही है। साथियों, अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्नों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथियों, खास तौर पे एसएसटी के ये जो 91 से लेकर के 150 प्रश्न हैं, इनके लिए आप विशेष तौर पे कमेंट करें अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो। चलिए, हालांकि सावधानी से पेपर बनाया गया है, क्वालिटी वाले प्रश्न शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। साथियों, तो 99 प्रश्न है 99वां, इनमें से थॉर्नडाइक संबंधित है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से और विकास के सिद्धांत से। थॉर्नडाइक के द्वारा इनमें से किस प्रकार का सिद्धांत दिया गया है? साथियों, आपके विकल्प नंबर 3 सही है। थॉर्नडाइक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है यही आपका सही उत्तर होगा 99वें प्रश्न में। चलिए 100वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 100 पे आते हैं। राजस्थान में सहकारिता अधिनियम कब प्रभाव में आया? 2 अक्टूबर 1965 को, 2 जनवरी 1965 को, 2 मार्च 1965 को और 2 जुलाई 1965 को। तो 100वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। साथियों, राजस्थान में सहकारिता अधिनियम कब प्रभाव में आया था? 1965 में तो आया था, लेकिन कौन सा महीना था? अक्टूबर का, और डेट थी साथियों 2। तो 2 अक्टूबर 1965 को राजस्थान में सहकारिता अधिनियम प्रभाव में आया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 100 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 101 है, चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, दांतों में, हाथों में और नाक में। साथियों, प्रश्न नंबर 101 में आपके जो सही उत्तर होगा, चुंप नामक आभूषण गले, हाथों या नाक में नहीं पहना जाता है, बल्कि इसको दांतों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? दांतों में। सेकंड विकल्प आपके 101वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 102 है, हड़प्पा संस्कृति, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर और ताम्रपत्रों पर। तो 102वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके जो अभिलेख है साथियों मुख्यतः मुहरों पर बने मिले हैं। किन पर? मुहरों पर। मुहरों पर यहाँ पर इनके अभिलेख बने मिले हैं ज़्यादातर, इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 102 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। तो 103वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? जेल प्रहरी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। कठोर उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ऋग्वेद संहिता में और ऐतरेय ब्राह्मण में। साथियों, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, आपने गायत्री मंत्र कई बार सुन रखा होगा। ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है साथियों, ये ऋग्वेद संहिता में उल्लिखित है। मतलब किस में लिखा हुआ है? ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। विकल्प आपके 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 103 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 104वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सेकंड ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन आया था। अशोक था, बिंदुसार था, विष्णुगुप्त था और कुणाल था। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपसे प्रश्न नंबर 104 में पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न शामिल करने की पूरी कोशिश की है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। कौन था साथियों? बिंदुसार। 104वां जो प्रश्न है इसमें आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 105 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 105 क्या पूछ रहा है? मंदिरों का नगर कहा जाता है ऐहोल को, पट्टडकल को, मान्यखेड़ को और वेंगी को। तो इनमें से किसको मंदिरों का नगर कहा जाता है साथियों? प्रश्न संख्या 105 में सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो 105वें प्रश्न को अगर हम देखें तो ऐहोल को, किसको साथियों? ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। विकल्प आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 105 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। देखो, जो ऐहोल है ये ऐहोल चालुक्यों का प्रमुख व्यापारिक नगर था। किनका? चालुक्यों का। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 106वां प्रश्न। तो यहाँ तो 105 में तो प्रथम विकल्प सही है। 106वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा भक्ति संत
कृष्ण का उपासक नहीं था। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है साथियों। वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास और रामानंद। तो देखो, जो संत कृष्ण का उपासक नहीं था उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 106 में करना है साथियों। वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई तीनों ही यहाँ पर कृष्ण के उपासक थे, लेकिन जो रामानंद है साथियों ये कृष्ण के उपासक नहीं थे। तो 106 प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। देखो, रामानंद की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी उपासना पद्धति में राम और सीता को वरीयता दी है, और बाकी जो तीन हैं यहाँ पर साथियों, इन संतों ने कृष्ण को प्राथमिकता दी है। ये तीनों कृष्ण के उपासक थे, जबकि रामानंद राम और सीता के उपासक थे। तो विकल्प नंबर 4 ही आपके प्रश्न नंबर 106 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 107वां प्रश्न है, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल को, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। तो देखो, यूपी टेट 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। इनमें से यहाँ पर अगर हम बात करें तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था साथियों। दिल्ली का जो लाल किला है ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, लेकिन जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था साथियों। इसलिए 107वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। देखिए, जो दिल्ली यहाँ पर जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो फोर्थ विकल्प 107वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108 पे आते हैं। 108वां प्रश्न है, जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने पंजाब में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी वह कौन थे? लॉर्ड हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हेडमास्टर 2011 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। देखो, वह गवर्नर जनरल जिसने बंगाल में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 108वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109 पे आते हैं। तो 109वां प्रश्न है साथियों, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नॉरगेट और मंगल पांडे। तो यहाँ पर आर टेट 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और सी टेट 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। 1857 की क्रांति के दौरान एक पुस्तक लिखी थी मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे ने। किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 109 में सही है साथियों। ये जो मांझा प्रवास पुस्तक है यह मराठी भाषा में लिखित पुस्तक है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक? मराठी भाषा में। तो विकल्प नंबर आपका 109वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 110वां प्रश्न देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। आर्य समाज के संस्थापक या आर्य समाज की स्थापना इनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या? आर्य समाज की स्थापना। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम है। तो विकल्प 1 आपके 110वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 111वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? आर टेट 2011 और जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। हिंदी भाषा में लिखी थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, गुजराती भाषा में लिखी थी और मलयालम भाषा में लिखी थी साथियों। गांधी जी के द्वारा अपनी जो आत्मकथा लिखी गई थी साथियों, इस प्रश्न का आंसर कुछ जगह इंग्लिश भी मिला है, कुछ जगह हिंदी भी मिला है और कुछ जगह गुजराती भी मिला है। लेकिन इसका जो सटीक आंसर है साथियों, जहाँ तक मैंने इसमें अच्छे से अध्ययन करके इस प्रश्न को जो शामिल किया था, तो गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा अपनी आत्मकथा को लिखा गया था। थर्ड विकल्प 111वें प्रश्न में यहाँ पर सही रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट जरूर करें कि जहाँ तक मुझे मिला है गुजराती इसका सही आंसर होना चाहिए और यही मैं इसी विकल्प पर जाऊँगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो साथियों प्रश्न नंबर 111 के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 112वां प्रश्न देखेंगे।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? डीपीसी 2014 का क्वेश्चन है ये। लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, चंद्रशेखर ने और शहीद भगत सिंह ने। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। साथियों, विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 112 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। ये सारे ही प्रश्न एग्जाम के लायक प्रश्न हैं साथियों। तो चलिए प्रश्न संख्या 113 को देखेंगे। संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? सेकंड ग्रेड 2011 में, सी टेट 2011 में, यूपी टेट 2018 में और पीएसआई एग्जाम 1998 में। तो देखो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो साथियों, प्रश्न नंबर 113 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो संविधान सभा है साथियों, इसके स्थायी सभापति कौन थे? विकल्प नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 113 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 114 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 65। साथियों, रीट 2011 और RAS प्री 2007 में इस प्रश्न को पूछा गया था। जो संविधान का अनुच्छेद 24 है साथियों, यह 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 114 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 115 है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? 6 है, 7 है, 8 है और 5 है। तो बताओ प्रश्न नंबर 115 में कौन सा विकल्प आप सही है? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। तो 116वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और उपराष्ट्रपति को। तो जो भारत का राष्ट्रपति है साथियों, ये अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को नहीं भेजता है, ना ही लोकसभा अध्यक्ष को, ना ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, बल्कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? उपराष्ट्रपति को भेजता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 116 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 117वां प्रश्न, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? अध्यक्ष, महापौर, सभापति और नगर प्रमुख। तो देखो, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है। साथियों, नगर निगम के प्रमुख को पूछा गया है प्रश्न नंबर 117 में, किस नाम से जाना जाता है नगर निगम के प्रमुख को? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। दूसरा विकल्प आपके 117वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 118वां प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है? दूसरा और चौथा, तीसरा और सातवां, दूसरा और पांचवा और दूसरा और सातवां। तो देखो, जनसंख्या की दृष्टि से तो चीन हमसे आगे है साथियों, तो यहाँ पर दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। तो मतलब दूसरा विकल्प यहाँ हट जाता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का 7वां स्थान है विश्व में साथियों। मतलब चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 118 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। 119वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है? यूटेट 2016 का क्वेश्चन है। हेमवंती बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। तो साथियों, चिपको जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन, इसके जो प्रेरणा माने जाते हैं वो है सुंदरलाल बहुगुणा। साथियों, ये जो चिपको आंदोलन है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण की रक्षा करने से। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न नंबर 119 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 120वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पूछी है? 8/2012 का क्वेश्चन है। तालाब, कुआं, नदी और टांका। तो साथियों,
परंपरागत विधि की बात की जा रही है। यहाँ पर राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है, तालाब, कुआं, नदी नहीं है बल्कि टाँका है साथियों। टाँका परंपरागत विधियों में आती है, राजस्थान जल संरक्षण की विधियों में। तो फोर्थ विकल्प आपके 120वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके प्रश्न नंबर 121 है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए और भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो वर्षा जल संग्रहण, जो बरसात में पानी आता है साथियों, उसका संग्रहण यदि हम करते हैं तो किसके लिए लाभदायक माना जाएगा। आरटेट 2011 का क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर है साथियों, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह पर छोटे छोटे तालाब बना देती है साथियों, छोटे छोटे गड्ढे खुदवाती है गवर्नमेंट पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि वर्षा का जल एकत्रित होकर के नीचे जमीन में जाएगा तो जल स्तर उसका सुधरेगा, किसका, जमीन का। अर्थात भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण को लाभदायक माना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 121वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 122 है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में और ब्यावर में। तो प्रश्न संख्या 122 में जो आपके सही उत्तर रहेगा, जो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है साथियों, यह ब्यावर में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था, ब्यावर अजमेर में स्थापित हुआ था, जिसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में दामोदर व्यास ने ब्यावर अजमेर में की थी साथियों। तो 122वां जो प्रश्न है इसमें आपके फोर्थ विकल्प इसमें भी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 123वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट करके जाना कितने प्रश्न 150 में से सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो 5 जगह शेयर करना, वीडियो को कम से कम 5 जगह साथियों। तो प्रश्न नंबर 123, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। डिडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। तो साथियों रसायन उद्योग का केंद्र इनमें से राजस्थान में कौन सा नहीं है, उसका चयन आपको करना है। तो 123वें प्रश्न में देखिए, अलवर में भी रसायन उद्योग केंद्र है, कोटा में भी है, डिडवाना में भी है, लेकिन सवाई माधोपुर में नहीं है। तो 123वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 124, सामाजिक अध्ययन में प्रयोजना विधि बल देती है पढ़कर सीखने पर, देखकर सीखने पर, सुनकर सीखने पर और करके सीखने पर। तो साथियों सामाजिक अध्ययन में जो प्रयोजना विधि है, प्रयोजना विधि से संबंधित प्रश्न अभी हमने किया था साथियों कि भाई प्रयोजना विधि के जनक कौन है, किलपेट्री के। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस विधि में बालक कैसे सीखता है साथियों, करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग इसमें होती है। तो विकल्प नंबर 4 आपके 124वें प्रश्न में सही है। और लर्निंग बाय डूइंग किस विचारधारा किसकी है, जॉन ड्यूवी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125 पे आते हैं। 125वां प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण में खोज विधि का गुण नहीं है। इसमें बालक स्वयं खोज करता है, इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं, अध्यापक को आराम मिलता है और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो जो सामाजिक शिक्षण में खोज विधि है उसका गुण जो नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 125 में करना है। साथियों जो खोज विधि है इसमें बालक स्वयं खोज करता है और छात्र क्रियाशील भी रहते हैं, अध्यापक को आराम मिलता है, गलत है साथियों। यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प है ये कोई खोज विधि के गुणों में सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ चौथा, दूसरा और जो पहला विकल्प है ये तो खोज विधि के गुणों में सम्मिलित है, लेकिन तीसरा विकल्प खोज विधि के गुणों में सम्मिलित नहीं है। अतः आपके 125वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 126वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है। बाड़मेर व जालोर में, बीकानेर व चूरू में, जैसलमेर व जोधपुर में और श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में। अलग अलग एग्जामों में इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है कई बार। राजस्थान के वह 2 जिले कौन से हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है साथियों। 126वें प्रश्न में आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। अतः राजस्थान के
बीकानेर और चूरू जिला जो है ये नदी मुक्त जिले कहलाते हैं साथियों। विकल्प आपके दो सही है प्रश्न नंबर 126 में। राजस्थान के मात्र यही दो जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प आपके सही है, 128 क्या सॉरी 127 की ओर बढ़ते हैं। तो 127वां प्रश्न, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट। तो 127वें प्रश्न में जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा विकल्प रहेगा साथियों? सिंदरी इनमें से रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। किसके लिए? रासायनिक उर्वरक के लिए। तो थर्ड विकल्प 127वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 पे आते हैं साथियों। 128वें प्रश्न में आपका जो सही आपका जो प्रश्न पूछ रहा है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है और चौथा स्थान है। तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में साथियों कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। मतलब विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है और उसके बाद भारत में होता है। तो 128वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 129वां प्रश्न देखेंगे। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? अमरूद का, केले का, अनार का और आंवला का। अब जो विकल्प है उनके आधार पर ही आपको चुनना है साथियों। ऐसा नहीं है कि यार इसमें तो जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो तो विकल्प में नहीं दे रखा, तो फिर आप इनमें से चुनो कि इनमें से सर्वाधिक किसका होता है साथियों। तो देखो प्रश्न संख्या 129 में राइट आंसर है केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में दिए गए विकल्पों में से। हालांकि सर्वाधिक आम होता है लेकिन आम तो विकल्प में नहीं है, तो फिर हम विकल्प नंबर 2 को प्रश्न नंबर 129 में सही करेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 130, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? राजस्थान को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और मिजोरम को। तो 130वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, इनमें से किसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? देखो टाइगर स्टेट कहते हैं साथियों एमपी को, मतलब मध्य प्रदेश को। 130वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ देश की सबसे अधिक बाघों की संख्या है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको कहा जाता है टाइगर स्टेट। साथियों विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 130 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 131, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? पूर्वी घाट, गंगा के मैदान, सुंदरवन और पश्चिमी घाट। तो 131वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। देखिए जैव विविधता तप्त स्थल जिसको हॉट स्पॉट भी कहा जाता है साथियों, देखो यहाँ दिए गए जो विकल्प है उसमें आपका जो सही उत्तर है भारत में जो पश्चिमी घाट है साथियों ये जैव विविधता तप्त स्थल में सम्मिलित है। तो विकल्प नंबर आपके 131 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 को देखते हैं। तो 132वां प्रश्न, गंगा नदी निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है गंगा नदी, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। तो 132वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, इनमें से गंगा नदी कहाँ से निकलती है? साथियों 132वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 132 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 133वां प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी भाषा के शब्द से, जर्मन भाषा के शब्द से, अरबी भाषा के शब्द से और अंग्रेजी भाषा के शब्द से। तो 133वां जो प्रश्न है इसका सही विकल्प चुनिए कि भाई कौन सा विकल्प आपके 133वें प्रश्न में सही है। साथियों मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मानसून शब्द? अरबी भाषा का। विकल्प नंबर आपके 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 133 में। साथियों अरबी शब्द मौसम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर आपके 3 प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर होगा। 133वां प्रश्न डबल बार आया क्या? 132 133 नहीं,
तो देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। 133वें में अरबी भाषा का कौन सा शब्द मौसम से मानसून शब्द बना है साथियों। तो चलिए 134वां प्रश्न, किस जगह को फ्लोरा और फना सूचित करता है। पेड़ पौधे और जंतुओं को, मछलियां एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को और पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो देखो जो फ्लोरा और फना शब्द है साथियों, फ्लोरा का अर्थ किससे लिया जाता है, पेड़ पौधों से, और फना शब्द का अर्थ जंतुओं से लिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 134वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 135वां प्रश्न देखो, 135वां प्रश्न है, हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है। पवन तंत्र से, भूकंप संभावित क्षेत्र से, ज्वालामुखी गतिविधियों से और ज्वार रचना से। तो 135वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही उत्तर होगा। साथियों 135वें में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, हेडली सेल पवन तंत्र से संबंधित है। किससे, पवन तंत्र से संबंधित है। 135वें में प्रथम विकल्प सही है साथियों। जॉर्ज हेडली के नाम पर हेडली सेल नाम रखा गया था और यह किससे संबंधित है, पवन तंत्र से। तो 135वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 136वां प्रश्न है। यहाँ पर 135वां प्रश्न डबल बार टाइप हुआ, मतलब 61 प्रश्न हो गए आपके SST के। तो सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक परिक्रमण तल पर आने पर और सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने पर। तो देखो सूर्य ग्रहण इनमें से किस सिचुएशन में होता है। 135वां जो रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 2 बार हुआ साथियों, दो बार 135वां प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है साथियों। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके ये सूर्य है, अब यहाँ पर बीच में क्या आ गया साथियों, चंद्रमा आ गया और यहाँ है आपकी पृथ्वी। तो कौन क्या होगा साथियों, ये जो चंद्रमा है इसकी जगह यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको सूरज कटा हुआ दिखाई देगा और इस स्थिति में ही सूर्य ग्रहण होता है। फोर्थ विकल्प आपके 135वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 136 है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959 और 15 अगस्त 1958। तो 136वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखिए राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था और भारत में राजस्थान ही वह पहला राज्य बना था साथियों जिसने पंचायती राज पद्धति को अपनाया था। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 136 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 137वां प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 137 है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया। 12 दिसंबर 1977 को, 12 दिसंबर 1979 को, 12 दिसंबर 1981 को और 12 दिसंबर 1987 को। साथियों अशोक मेहता समिति का गठन आपसे प्रश्न नंबर 137 में पूछा जा रहा है, तो कब किया गया, राइट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 137 में 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था साथियों। विकल्प 1 आपके 137वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 पे आते हैं। 138वां प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो इनमें से किसके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। 138वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है साथियों वो है आपके विकल्प नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के जो महामहिम होते हैं जिनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपालों की नियुक्तियां की जाती है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 138 का सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप टेस्ट अटेंड करना चाहते हो, निःशुल्क टेस्ट अटेंड करना चाहते हो साथियों, वैसे तो रोड डेली में आपको छोटे छोटे टेस्ट देता ही हूँ, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम तक बीच बीच में 5-6 दिन में मेगा टेस्ट भी आते रहेंगे साथियों। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मेरा भी और ज़्यादा मन लगेगा उस चीज़ में, प्रेरणा मिलेगी उस चीज़ से साथियों मुझे भी और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति को, कानूनी मंत्री को और प्रधानमंत्री को। तो 139वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? सीधा सीधा सा ये प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 139 में पूछा जा रहा है। तो 139वें में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। जो भारत का राष्ट्रपति है इसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है। सेकंड विकल्प आपके 139वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 140। साथियों, 140वां प्रश्न है, भारतीय संसद से अभिप्राय है राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री राज्यसभा व लोकसभा और लोकसभा व राज्यसभा। तो 140वें प्रश्न में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, प्रश्न संख्या 140 में आपके जो सही उत्तर है साथियों, भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। विकल्प एक आपके 140वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 को देखेंगे। तो आपके 141वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। अब यहाँ पर आपको सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना बतानी है प्रश्न नंबर 141 में। साथियों, सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना कहती है कि जो मानवीय संबंध है इसका अध्ययन किया जाए और समाज को श्रेष्ठ बनाया जाए। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 141 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 पे आएंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 142 को देख लेते हैं। 142वां प्रश्न है आपके, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्न भावना का विकास करना है। पहला, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। दूसरा, प्रांतीयता की भावना का विकास। तीसरा, स्थान विशेष की भावना का विकास। और चौथा, जातीयता की भावना का विकास। तो 142वें प्रश्न में आपका सही उत्तर देखना है कि भाई कौन सा विकल्प आपके 142वें प्रश्न में सही होगा। साथियों, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो। किसकी? राष्ट्रीयता की, न कि प्रांतीयता, ना स्थान, ना जातीयता। आपके विकल्प एक प्रश्न संख्या 142 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 143वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी और मस्तिष्क उद्वेलन। साथियों, 143वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। चर्चा का वह रूप जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बना रहे। साथियों, सामूहिक मतलब सामूहिक रूप से रचनात्मक विचार, तो साथियों ऐसा मस्तिष्क उद्वेलन विधि में होता है। विकल्प आपके फोर्थ 143वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144 पे आते हैं। तो 144वां प्रश्न है, भंडदेवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, कोटा में स्थित है, बारा में स्थित है और झालावाड़ में स्थित है। साथियों, भंडदेवरा मंदिर इनमें से जिस स्थान पर स्थित है उसका चयन 144वें प्रश्न में आपको करना है। तो 144वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है साथियों, भंडदेवरा मंदिर राजस्थान के बारा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बारा जिले में। थर्ड विकल्प आपके 144वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 145वां प्रश्न देखेंगे। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? जनवरी 1922 में, फरवरी 1922 में, नवंबर 1922 में और अप्रैल 1922 में। तो देखो मतलब 1922 में तो हुई थी, लेकिन कौन से महीने में हुई थी साथियों? प्रश्न नंबर 145 में ये देखना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है, चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 में घटित हुई थी साथियों। विकल्प दो आपके 145वें में सही है। देखो, ये जो चोरा चोरी की घटना है 4 फरवरी 1900, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, 4 फरवरी, भाई फरवरी 1922 को तो हुई थी, लेकिन 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों ने चोरा चोरी घटना के विरोध में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी साथियों। तो विकल्प आपके 2 145वें में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146 की ओर बढ़ते हैं। आपके 146वां प्रश्न है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? दादू को, जयानक को, रामदास को और चोखा मेला को। रीट 2021
21 का जो पेपर रद्द हुआ था वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। साथियों, इनमें से वंचित वर्ग का पहला कवि भारत का किसको कहते हैं? प्रश्न संख्या 146 में राइट आंसर है चोखा मेला। किसको कहा जाता है साथियों? चोखा मेला को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहते हैं और ये महार जाति के कवि थे साथियों। विकल्प आपके फोर्थ 146वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 147वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 147 साथियों, 147वां प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और गुजरात में स्थित है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी इनमें से जिस राज्य में स्थित है उसका चुनाव 147वें में करना है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है साथियों। अगर हम बात करें दुर्गादास राठौड़ की तो 81 वर्ष की उम्र में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी और लाल पत्थर में अभी भी उनकी छतरी उज्जैन में स्थित है और उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है साथियों। इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 147 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148 पे आते हैं। 148वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, 25 मार्च को, 25 सितंबर को, 25 नवंबर को। 148वें प्रश्न में सही आंसर बताइए साथियों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में पूछा गया है, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को। तो विकल्प 1 आपके 148वें प्रश्न में सही है। अब सेकंड लास्ट, आज के संपूर्ण टेस्ट का सेकंड लास्ट मतलब 149वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो 149वां प्रश्न है, देखो किसी प्रश्न में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, आप अपने विचार कमेंट कर सकते हो साथियों। हालांकि सावधानी पूर्वक, पूर्ण रूप से सावधानी से पेपर बनाया जाता है, लेकिन मानवीय स्वभाव के कारण यदि किसी प्रश्न में बाई चांस एक त्रुटि हो जाए तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा। सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है उपसौर, उपभू, अपसौर और अपभू। तो साथियों, सूर्य व पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है साथियों उसको अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपसौर। विकल्प 3 149वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 150वां प्रश्न है, भारत में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। तो देखो, जिप्सम का उत्पादन भारत में सर्वाधिक जिस राज्य में होता है वो है राजस्थान। विकल्प 1 आपके 150वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये आपके एसएसटी का टेस्ट कंप्लीट लिया है मैंने 150 प्रश्नों का। साथियों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों।